आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पहला पॉइंट, कैसे एक खतरनाक जज अपनी मर्जी चलाकर आरोपी को फांसी की सजा दे सकता है। दूसरा पॉइंट है, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में मेडिकल के समय स्वैब्स और स्मीयर्स आदि लेने की सही प्रक्रिया क्या है, कौन सा पहले और कौन सा बाद में लिया जाना चाहिए। एफएसएल रिपोर्ट्स के नाम पर आरोपियों के जीवन के साथ कैसे खेला जा रहा है, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। चौथा पॉइंट है, हर एडवोकेट और आरोपी को एफएसएल रिपोर्ट्स पे विशेषज्ञों की राय लेना जरूरी क्यों हो गया है। पांचवा तथा अंतिम बिंदु है, एफएसएल रिपोर्ट्स में दिए गए घपले को पकड़ने के लिए अध्ययन की सही विधि क्या होनी चाहिए। आरोपी पर आरोप था कि उसने एक अन्य आरोपी के साथ मिलकर एक छोटी बच्ची को जबरदस्ती लड्डू खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जांच के दौरान पुलिस ने विक्टिम का अंडरवियर, स्कूल बैग, जूते, खून आलूदा मिट्टी और सादी मिट्टी तथा कुछ सीसीटीवी फुटेज जब्त की तथा उसे एफएसएल में भेज दिया। विक्टिम के शरीर से भी स्वैब्स को इकट्ठा करके आईओ को दिया गया कि ये भी एफएसएल में भेज दिए जाएं। आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद उनके कन्फेशन के आधार पर 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत विक्टिम के कपड़े वगैरह बरामद किए गए और उनको भी एफएसएल में जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की और ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुना दी। सजा आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी सजा सेक्शन 376 डीबी आईपीसी के तहत आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आप लोगों को यह पता होगा कि आईपीसी में 2018 में एक संशोधन करके सेक्शन 376 डीबी आईपीसी को जोड़ा गया था। आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट की सजा के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की अपील को डिसमिस कर दिया। साथ ही मृत्यु दंड की सजा को आरोपियों के लिए कंफर्म कर दिया कि हाँ, इनको मृत्यु दंड दिया जाए। हाई कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध दोनों आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। आज का केस है इरफान एलियस भायू मेवाती वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यह क्रिमिनल अपील नंबर 1667 और 1668 ऑफ 2021 थी। ये दोनों जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इसे 16 जनवरी 2025 को डिसाइड किया था। इस केस में दो आरोपियों ने अलग अलग अपीलें की थी, लेकिन समान जजमेंट से उनका निर्णय किया गया था, इसलिए यहां हम एक साथ ही उनको दे रहे हैं। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बिंदुओं को उठाया था जो आपके डेली कोर्ट के कामकाज के लिए बहुत जरूरी हैं। हालांकि पॉइंट्स बहुत सारे थे, लेकिन हम लोग आज केवल एफएसएल रिपोर्ट से संबंधित बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इन एफएसएल रिपोर्ट्स में बहुत सारी गड़बड़ियां थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनका अध्ययन किया, उनकी ओर इशारा किया। पहली गड़बड़ी थी, आरोपी को कभी एफएसएल रिपोर्ट को परखने का मौका नहीं दिया गया था। यह चार्जशीट 10 जुलाई 2018 को फाइल हुई। एफएसएल रिपोर्ट 19 जुलाई 2018 को कोर्ट में फाइल की गई। 8 अगस्त 2018 तक यानी कि 19 दिनों में ट्रायल कोर्ट ने 37 गवाहों की गवाही करवाई। 9/8/2018 के दिन 313 का कथन रिकॉर्ड किया गया और 10/8/2018 के दिन केस में फाइनल आर्गुमेंट्स को सुना। 21/8/2018 को आरोपी को दोषी ठहरा दिया गया और उसी दिन सजा भी सुना दी गई। इस सारे काम को 1.5 महीने के वक्त में कर दिया गया। ऐसे माहौल में आरोपी को डिफेंस काउंसिल को एफएसएल रिपोर्ट ना तो प्रदान की गई, ना उसको अध्ययन करने का मौका दिया गया, ना समझने का मौका मिला और ना ही वे लोग उस रिपोर्ट पर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन ही कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि दूसरी गड़बड़ी थी कि स्वयं एफएसएल रिपोर्ट में इतनी गड़बड़ियां थी कि यह रिपोर्ट अविश्वसनीय लगती थी। आप सब जानते हैं, मेडिकल के समय पीड़िता के निजी अंगों से वुल्वल स्लाइड बनाई जाती हैं, वेजाइनल स्लाइड बनाई जाती हैं, सर्वाइकल स्लाइड बनाई जाती हैं। यहां इस केस में पीड़िता की मेडिकल जांच कथित घटना के 7 दिनों के बाद की गई थी। कथित एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार वुल्वल स्लाइड में आरोपी का डीएनए मौजूद था, लेकिन वेजाइनल स्लाइड में मौजूद नहीं था। भीतर सर्वाइकल स्लाइड में भी मौजूद नहीं था।
वुल्वल स्मीयर तथा वेजाइनल स्मीयर में भी पुरुष डीएनए नहीं पाया गया था। यह भयंकर अव्यवस्था की बात थी कि बाहर, शरीर के बिल्कुल बाहरी अंगों में तो पुरुष का डीएनए था, लेकिन उसके भीतर कहीं भी पुरुष का डीएनए नहीं था। वुल्वा शरीर का स्किन के भीतर सबसे पहला भाग होता है और वजाइना उससे कुछ भीतर का भाग होता है। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 NI एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। इस केस की एफएसएल रिपोर्ट की तीसरी गड़बड़ी थी कि एफएसएल रिपोर्ट तैयार करने की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया था। इंडियन लीगल सिस्टम ऐसी एफएसएल रिपोर्ट आदि को जांचने के समय यह ध्यान देता है कि क्या यह सैंपल कलेक्शन गृह मंत्रालय की उपरोक्त नियमावली के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। इस नियमावली के अनुसार, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, उसके अनुसार डॉक्टर को पहले वुल्वल स्लाइड बनानी होती है, फिर वुल्वल स्मीयर ली जाती है, उसके बाद यह प्रक्रिया वेजाइनल एरिया में करनी होती है। दोनों काम किए जाते हैं और अंत में सर्वाइकल एरिया में ये स्वैब्स और स्मीयर्स लिए जाते हैं। उन अंगों में मौजूद पदार्थ को कॉटन के टुकड़े पर लगा देने से स्वैब तैयार हो जाता है। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि चौथी गड़बड़ी यह थी कि घटना के 7वें दिन शरीर में डीएनए मिलना संभव है, लेकिन यह रिपोर्ट दिखा रही थी कि डीएनए मिला। पीड़िता बालिका को अस्पताल में 6ठे दिन लाया गया, कुछ उसके दूसरे इलाज वगैरह हुए, उसे दवाइयां दी गई और 7वें दिन उसके उपरोक्त सैंपल्स वहां की मेडिकल डॉक्टर ने लिए। यह चकित करने वाली बात थी कि 7वें दिन आरोपी का डीएनए पीड़िता के शरीर में मिला हुआ बताया गया। सरकारी गाइडलाइंस खुद मानती हैं कि 96 घंटे के बाद पुरुष डीएनए मिलना असंभव है। दूसरी ओर लड़की के कपड़ों में ऐसा डीएनए मिला था जिसमें 24 में से 9 एलील्स आरोपी से नहीं मिलते थे। आप विद्वान व्यूअर्स जानते हैं, सही मैच के लिए 100% एलील्स को पूरा मिलना चाहिए। जो 24 मार्कर्स दिए गए हैं वे 24 के 24 मार्कर्स मिलने चाहिए। इस लिहाज से तो यह आरोपी का डीएनए हो ही नहीं सकता था। तो फिर आरोपी को फांसी की सजा क्या तुक्के के आधार पर दी गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फाइल को आगे देखा तो उसमें पाया कि 5वीं गड़बड़ी थी कि बिना टेस्ट के ही उसमें लिखा था कि इस मिट्टी में, जो खून आलूदा मिट्टी भेजी जाती है, इसमें ह्यूमन ब्लड और वह भी पीड़िता का ब्लड है। एफएसएल रिपोर्ट में बिना सेरोलॉजिकल टेस्ट का नाम व विवरण लिखे यह कैसे बता दिया गया था कि इस खून आलूदा मिट्टी में ह्यूमन ब्लड मिला हुआ है और वह ब्लड भी पीड़िता का ब्लड है। यह बहुत चौंकाने वाला था कि एफएसएल रिपोर्ट से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट आरोपी को कभी दिया ही नहीं गया था। पूरी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की गई और कोर्ट में फाइल लगे लगे ही बिना आरोपी को उसकी कॉपी दिए जजमेंट सुना दिया गया था। आरोपी को कभी भी वह रिपोर्ट पढ़ने के लिए या उस रिपोर्ट से अपना बचाव करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर दिया नहीं गया था। इसी तरह के अनेक ऐसे छोटे मोटे बिंदु और भी थे जिनमें इस एफएसएल रिपोर्ट को लेकर सवाल पैदा होते थे। साथ ही रिपोर्ट तैयार करने वाले किसी भी एफएसएल एक्सपर्ट को ना तो कोर्ट में बुलाया गया था और ना ही उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सका था। सवाल पैदा होता है कि क्या यह स्पीडी ट्रायल के नाम पर एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा ट्रायल बहुत अधिक तेज गति से लगभग 1.5 महीने में कंप्लीट कर दिया गया था, जिसमें चार्ज फ्रेमिंग, 37 प्रोसिक्यूशन गवाहों की गवाही, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज 313 सीआरपीसी में, फाइनल आर्गुमेंट्स और जजमेंट आदि का लिखा जाना सब कुछ शामिल थे। यह सब इतना तेज गति से किया गया ट्रायल था कि इसमें आरोपी के पास एफएसएल रिपोर्ट तथा दूसरे संबंधित कागजों को न दिया गया, न समझने का और उस पर संबंधित एक्सपर्ट को क्रॉस करने का अवसर ही प्रदान किया गया। यह सब कुछ
आरोपी के साथ एक बहुत बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। हिंदी में हम कह सकते हैं कि भारी अन्याय किया गया था। और उस पर तुक्का यह है कि यह सब कुछ जज के द्वारा कोर्ट में किया गया था, चलते मुकदमे में किया गया था। अब हम इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एफएसएल एक्सपर्ट को कोर्ट में बुलाए जाने और उनको कोर्ट में एग्जामिन तथा क्रॉस एग्जामिन करने की आरोपी की एप्लीकेशन मंजूर करते हैं। जब आरोपी ने इस केस में अपील की थी तो उस अपील के साथ साथ एक एप्लीकेशन आरोपी ने यह लगाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें एफएसएल रिपोर्ट लिखने वाले और बनाने वाले विशेषज्ञों को कोर्ट में बुलाकर क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत दी जाए, हमें इस एफएसएल रिपोर्ट की कॉपी भी दी जाए। इन सब उपरोक्त बिंदुओं को देखते हुए, एफएसएल रिपोर्ट के ना दिए जाने को देखते हुए, उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करने का अवसर ना देने जाने को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया ताकि एफएसएल रिपोर्ट से संबंधित एविडेंस को दोबारा लिया जा सके तथा आरोपी को उन एक्सपर्ट्स का क्रॉस करने का पूरा अवसर दिया जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी के पास डिफेंस काउंसिल ना होने पर उसको लीगल एड से एक सीनियर डिफेंस काउंसिल फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाया जाए। यह देखना मुनासिब होगा कि इस केस में वास्तविक सफरर्स कौन थे, वास्तविक पीड़ित कौन थे। आज कल ट्रायल कोर्ट में जजों की एक पूरी जमात पैदा हो गई है जो स्पीडी ट्रायल के नाम पर आरोपियों के अधिकारों में कटौती करती है। ये आरोपी को थोड़ा भी समय तैयारी करने के लिए देना नहीं चाहते हैं और इनके इस कार्य से निम्न आर्थिक स्तर के आरोपियों पर अधिक गहरी मार पड़ती है, क्योंकि संपन्न आरोपी तो फिर भी अपील या रिवीजन आदि के द्वारा ऊपर वाली कोर्ट्स के पास जाकर अपने अधिकार पा ही लेते हैं। हमें इस बात का आश्चर्य है कि आज के केस में आरोपियों को जबरदस्ती फांसी के तख्ते तक ले जाने वाले ट्रायल कोर्ट के जज साहब के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, जबकि हमें लगता है कि उन महोदय पर कड़ी टिप्पणी की जानी तो बनती ही थी। साथ ही जुडिशियल एकेडमी में उनके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स का करवाया जाना भी बिल्कुल उचित रहता, ताकि उन्हें वे जज की समस्त स्किल्स दोबारा याद की जानी होती जिनके द्वारा एक फेयर ट्रायल चलाया जाता है। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।